इस हेडलाइंस के प्रायोजक हैं MDH, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। नासिक कुंभ में आज तीसरा और आखिरी शाही स्नान। ऋषियों और साधु संत के बाद श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। पीएम मोदी ने फॉर्च्यून कंपनी के टॉप 500 सीईओ से की मुलाकात। मीटिंग में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का किया समर्थन। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठा सकता है कश्मीर का मुद्दा। सूत्रों के हवाले से खबर, कड़ा जवाब देने की तैयारी में भारत। मोदी के गुरु दयानंद सरस्वती गिरि जी का अंतिम संस्कार आज। हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना, दी जाएगी भू समाधि। बिहार चुनावों के लिए जेडीयू ने कसी कमर। कल्याणपुर में कल रैली करेंगे नीतीश कुमार। चुनाव आयोग को भेजी 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। और अलगाववादी आतंकी नेता मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक हुए नजरबंद। भारत विरोधी गतिविधियों में रहते हैं शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं नैन्सी श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि ईद के इस मौके पर और ईद के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में एक बड़ा फैसला लिया गया है। 2 दिन के लिए इंटरनेट GPRS की सेवा को बंद कर दिया गया, यानी कि बैन लगा दिया गया है। बकरी ईद के मौके पर अलगाववादियों की तरफ से इंटरनेट के जरिए जो है कोई दुरुपयोग किया जा सकता है, इंटरनेट का दुरुपयोग हो सकता है। इसके लिए शांति भंग ना हो, और क्योंकि शांति भंग करने की कोशिश अलगाववादी कर सकते हैं, इसको लेकर कश्मीर में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है 2 दिन के लिए। सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश अलगाववादी के जरिए की जा सकती है। भड़काऊ चीजें जो है वो सार्वजनिक की जा सकती है इंटरनेट का इस्तेमाल करके। तो नजरबंद मीरवाइज उमर फारूक भी हैं और साथ साथ यासीन मलिक भी, क्योंकि वो भी भारत विरोधी गतिविधियां जो है करते हैं और उनको भी नजरबंद किया गया है। तो कई मायनों में जम्मू कश्मीर में एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि इंटरनेट के जरिए कुछ ऐसी चीजें जो कि भड़काऊ चीजें हो सकती हैं उनको सार्वजनिक ना किया जा सके, इसको लेकर इंटरनेट को बाधित किया गया है 2 दिन के लिए। अलगाववादियों द्वारा इंटरनेट का दुरुपयोग किया जा सकता है, सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है। इसको लेकर जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बैन रहेगी। बंद किया गया है जम्मू कश्मीर में 2 दिन के लिए इंटरनेट को। तो बकरी ईद से पहले 2 दिन के लिए इंटरनेट की सेवा को बंद कर दिया गया है। कोई भी भड़काऊ चीजें सार्वजनिक ना हो सके, कोई भी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश ना करे, इसके मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया गया है, ताकि शांति भंग करने की कोशिश जो अलगाववादी कर सकते हैं उस मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना चाहती है सरकार, और इसको लेकर जम्मू कश्मीर में एक बड़ा फैसला लिया गया है। तो अलगाववादियों द्वारा इंटरनेट दुरुपयोग की आशंका है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 2 दिन के लिए जम्मू कश्मीर में इंटरनेट को बंद कर दिया गया। आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका के दौरे के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने 500 फॉर्च्यून में शामिल 40 सीईओ से मुलाकात की। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पीएम ने भारत में परेशानी रहित निवेश के लिए सुझाव भी मांगे हैं। उन्होंने भारत में बिजनेस करने के लिए सभी की चिंताओं की लिस्ट भी मांगी है, जिसमें इंडस्ट्री लीडर्स का कहना था कि पीएम ने पिछले 1 साल में कई सुधार किए हैं, लेकिन हमें और सुविधाएं चाहिए। इससे पहले पीएम मोदी ने अमेरिका के 8 प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की थी। पीएम मोदी ने अमेरिका की दिग्गज कंपनियों को भरोसा भी दिलाया कि उनकी सरकार भारत में निवेश की राह को आसान करने की दिशा में काम कर रही है। मोदी ने कहा कि 2014 और 15 में उनकी सरकार के कदमों के कारण सकल घरेलू उत्पाद का 40% का जो है इजाफा हुआ है। Of the meeting. Sure. Okay, nice to see you. Well, Davos. So can you give us a sense of the meeting? What was the discussion point? There were numerous discussion points, and I think the business community was very clear and very candid in different areas. Companies have different perspectives. They were all expressed candidly and eloquently, and I thought the Prime Minister did a really good job to summarize at the end what he had heard and where he was focused in order to address some of the points that were made. You said very candidly things were discussed. Can you?
अमेरिका में पिट्सबर्ग आज से भारतीय कला और सांस्कृतिक उत्सव इंडिया फोकस की मेजबानी करने जा रहा है। ये उत्सव 6 हफ्तों तक चलेगा। साप्ताहिक समाचार पत्र शहर पिट्सबर्ग पेपर के मुताबिक उत्सव का आगाज गैलरी क्रावल में किया जाएगा, जिसमें करीब 26 लाख भारतीय प्रवासी भाग ले सकेंगे। गैलरी क्रावल कला और मनोरंजन के लिए एक निःशुल्क तिमाही शोकेज है, जिसमें अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम होते हैं। इस भारतीय कला और सांस्कृतिक उत्सव का आगाज न्यूयॉर्क निवासी भारतवंशी डीजे रेखा की पार्टी से होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की अपनी दूसरी यात्रा पर न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी का उनके होटल के बाहर भव्य स्वागत भी किया था। वहां वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले मोदी ने यहां फाइनेंशियल सेक्टर के सीईओ के साथ बैठक भी की। इस बैठक में मोदी ने कहा कि उनकी सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मजबूती से समर्थन करती है। फाइनेंशियल सेक्टर के सीईओ के साथ बैठक के दौरान पीएम मोदी ने भारत का विजन रखा और कहा कि भारत में व्यापार के लिए अच्छा माहौल है। और आपको बता दें कि अब नासिक कुंभ का आज आखिरी दिन है और तीसरा शाही स्नान आज किया जा रहा है और ये अंतिम शाही स्नान है, जहां सुबह से 4 बजे के लगभग से ही त्र्यंबकेश्वर के प्रमुख 10 अखाड़े और बाकी अखाड़ों का स्नान जारी रहा। ये स्नान 10 बजे तक चलेगा, जिसके बाद सभी साधु संत 12 बजे तक स्नान करेंगे। नासिक कुंभ के आखिरी शाही स्नान में लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ जुटे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और साफ जाहिर सी बात है कि आखिरी स्नान है और लाखों की तादाद में यहाँ लोग जुटे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम भी है, लेकिन सबसे पहले साधु संत यहाँ पर जो है स्नान करेंगे। उसके बाद आम श्रद्धालुओं को स्नान की इजाजत दी जाएगी। तो नासिक कुंभ का आज शाही स्नान का आखिरी दिन है, तो लाखों की संख्या में लोग यहां आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी रहेंगी।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 26 सितंबर से कल्याणपुर में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने वाले हैं, जहां नीतीश माहेश्वर हजारी के लिए वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि हजारी के खिलाफ एलजेपी ने सांसद रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस राज को मैदान में उतारा है और इसी बीच जेडीयू ने अपने 40 स्टार प्रचारकों के नाम चुनाव आयोग को भेज दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव, प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह के अलावा सभी लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के नाम सूची में शामिल हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें से होने वाले नुकसान का ब्यौरा पेश करने को कहा गया है। नीतीश ने इससे होने वाले नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। वहीं नीतीश ने केंद्र सरकार से एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई है और कहा कि बिहार के विकास के लिए निजी निवेश बेहद अहम है। नीतीश ने अपने पत्र में लिखा कि केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन केंद्र केंद्रीय सहायता में कटौती कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद चलाए जाने का गाइडलाइंस जो है तय करने के लिए दिशा निर्देश देने वाली याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से साफ इनकार करते हुए कहा कि सदन में सांसदों के व्यवहार पर नजर रखना लक्ष्मण रेखा लांघने के समान होगा। अदालत विधायिका के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। खंडपीठ का कहना था कि सांसदों के व्यवहार और सदन को बिना रोक टोक चलाने के लिए न्यायपालिका द्वारा दिशा निर्देश जारी करने का संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं है। जब सांसदों ने न्यायपालिका के कामकाज के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किया है, तो न्यायालय को दूसरे के अधिकार के क्षेत्र में कूदने का कोई हक नहीं। दिल्ली में बढ़ रहे डेंगू के कहर पर दिल्ली सरकार ने आज हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया था। आपको बता दें कि हलफनामा गुरुवार को दायर किया गया। कोर्ट में दायर हलफनामे में सरकार की पोल खुलकर सामने आ गई। कोर्ट में दायर हलफनामे के मुताबिक दिल्ली सरकार ने 20 लोगों की मौत के बाद पहला फंड जारी किया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली सरकार लोगों को मरते हुए क्यों देख रही थी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि डेंगू की रोकथाम के लिए अब तक क्या किया गया है, कितने पैसे किस किश्तों में खर्च किए गए हैं और नगर निगम को कितना फंड जारी किया गया है। और इस हलफनामे के बाद ये साफ हो गया कि फंड देने में देरी की गई दिल्ली सरकार की ओर से। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने डेंगू से हुई मौतों के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। हाईकोर्ट के समक्ष जो दिल्ली सरकार ने तथ्य पेश किए हैं, उससे सरकार की कलई खुल गई। इतनी देरी से पैसा रिलीज किया गया है, क्योंकि अगर ये समय रहते डेंगू से निपटने के लिए सरकार पैसा रिलीज कर देती, तो जो 15 मौतें रिलीज होने से पहले हो चुकी थी वो शायद ना होती। और इन मौतों का सीधे तौर पर अगर कोई जिम्मेदार है तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। गुरुवार को उनकी याचिका पर सुनवाई तो हुई, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कोई राहत न देकर मामले को टाल दिया। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर कोई रोक भी नहीं लगाई। सोमनाथ भारती की याचिका पर अब सोमवार को सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सोमनाथ भारती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उधर घरेलू हिंसा के आरोपों में लिप्त दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को खोजने के लिए दिल्ली पुलिस का अभियान जारी है, लेकिन सोमनाथ भारती कहां हैं, इसके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। दिल्ली पुलिस ने सोमनाथ का पता लगाने के लिए उनके भाई, उनकी बहन से पूछताछ की। बसंत कुंज पुलिस स्टेशन बुलाकर करीब 2.5 घंटे तक ये पूछताछ की गई। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सोमनाथ की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं बुधवार को केजरीवाल ने भी सोमनाथ से किनारा कर लिया और उन्हें ट्वीट के जरिए आत्मसमर्थन की सलाह भी दे डाली।
सोमनाथ की तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस का कहना है कि सोमनाथ प्रोफेशनल अंदाज में अपना लोकेशन बदल रहे हैं। पुलिस ने जल्द से जल्द भारती तक पहुंचने का दावा भी किया है। जो भी इन्वेस्टिगेटिव और उन तक पहुंचने का स्टेप है वो हम लोग ले रहे हैं। बिल्कुल प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह एक लुका छिपी का किया हुआ है, बट जल्दी ही हम उन तक पहुंचेंगे और उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराएंगे। हाँ, उनके लोकेशन का अंदाज़ा है, हमें अंदाज़ा है, पता है मुझे। हम लोग लोकेशन बदल रहे हैं जो जैसे एक प्रोफेशनल अंदाज। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि इस पूरे मामले से आपका चेहरा बेनकाब हो गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी पर सोमनाथ को बचाने का भी आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का एक तरफ केजरीवाल कह रहे हैं कि सरेंडर कर देना चाहिए, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लोग ही सुप्रीम कोर्ट जाकर के अननेसेसरी मामले को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जो सोमनाथ भारती सुप्रीम कोर्ट गए हैं, मेरा ये सीधा आरोप है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की शय पर और उनकी योजना से ही सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इसलिए लोगों के सामने चेहरा कुछ और दिखाना चाहते हैं और वास्तविकता कुछ और है। हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने। व्यापम घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने गुरुवार को बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। सीबीआई अधिकारियों ने यूपी और एमपी में करीब 40 जगहों पर छापेमारी की। खबरों के मुताबिक सीबीआई की टीम इस मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज और लोगों की तलाश कर रही है। इसके साथ ही अब तक पकड़े जा चुके कुछ अहम आरोपियों से पूछताछ के आधार पर जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनकी तलाश भी की जा रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सरकारी महकमों में भर्ती के नाम पर ये अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें सरकार के कई आला अधिकारी और बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। गौरतलब है कि इस मामले में अब तक सैकड़ों लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। यहां तक कि इस मामले से जुड़े कई लोगों की संदिग्ध मौत भी हुई है। लेकिन कल सीबीआई ने छापेमारी के जरिए आपको बता दें कि 40 ठिकानों पर छापेमारी की और व्यापम घोटाले से जुड़े ये सभी लोग, जहां पर यूपी और एमपी में सीबीआई ने छापा मारा। फिलहाल खबरों में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। सुदर्शन न्यूज आप सभी से अपील करता है कि इस बार रक्तहीन बकरी ईद मनाएं। असली बकरे की जगह ब्रेड का बना हुआ बकरा बनाकर दें एक दूसरे को बधाई। किसी की जान लेकर नहीं मनाया जाता कोई भी त्योहार। तो सुदर्शन न्यूज की इस मुहिम में आप लोग भी शामिल हो जाएं। आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग चाहते हैं कि अपने त्योहार को बहुत खुशी के साथ मनाएं, तो आप लोग असली बकरी की जगह ब्रेड का मैं कह रही हूँ जो चल रहा है अपील वाला, ये सबको फेसबुक डाल देना चाहिए था पहले ही। क्या बोल रहे हैं? मुझे उड़ा दिया जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ, क्योंकि मेकअप के बाद शक्ल कुछ और होती है, मेकअप से पहले कुछ और होती है, तो इसलिए लोग पहचान नहीं पाएंगे। हैं? उसमें भी मेकअप है, पर वो दूर का है ना, तो पता नहीं चली शक्ल। बालों की क्या दशा कर दी? बहन मैंने कुछ नहीं की है। हाँ, मैं वैसे भी आतंकवादी बन के आती हूँ, चेहरा दिखता ही नहीं है। वो सोचेंगे कि हमारे ही उसकी है, क्योंकि इसने फेस ढका हुआ है। मार के उसको बिल्कुल दबा देती। ठीक करना तो कौन लेके आंदी? मैं तो ऐसे पंडित के चक्कर में आई थी कि पंडित आ रहा नहीं आ रहा। अब हाँ, कौन बुला रहे हैं? पूछ रहे हैं कुछ? क्या? आपको नहीं करूँगी। हाँ जी, कैमरामैन हैं, गए आपके पास गए। यस मैडम, इतने अच्छे बाल करके भेजती हूँ, आप क्या कर देते? पता नहीं यार क्या हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। सुबह इतने सुंदर बाल बना के भेजे, पता नहीं यहाँ बैठे बैठे क्या हो जाता है मुझे। बैठे बैठे नहीं, हाथ फेरने की जो गंदी आदत है ना सिर पे।
मैं तो पंडित को पूछने आ गई थी, तब मैंने कहा लाओ देखती हूँ मैडम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब रुक जाइए, रुकिए रुकिए रुकिए। पूरे यहाँ से इतने अच्छे उठे उठे वाल थे, सारे चंपू चंपू करके, हाथ फेर फेर के दिखा ही है एकदम ऐसे बिठा दिया ना, जैसे लग रहा है 2-4 साल से इनमें हाथ ही नहीं लगे हैं। इतनी देर में तो कॉम ही नहीं आती चाची। हाँ देखिए कौन भी अब ठीक है, अब मत बिठा दीजिएगा फिर से। एक बार मेरा फ्रेम दिखाना, दिखा दो यार, ऐसा मत करो। देखो, अरे दिखाओ भाई। ठीक है, चल जाएगा। चल तो जाएगा, मैंने कर दिया है, चलेगा तो ही। साल 2013 में मुजफ्फरनगर के हुए दंगों की जांच के लिए बनाई गई कमेटी की जांच पूरी हो गई है। जांच आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विष्णु सहाय ने राज्यपाल राम नाईक को जांच सौंप दी है। आपको बता दें कि इस जांच रिपोर्ट को सौंपा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आयोग ने दंगे के लिए बीजेपी और एसपी को दोषी माना है। इसके साथ ही आयोग ने प्रशासन पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के बाद उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में हिंसा भड़क उठी थी। इन दंगों में 60 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके थे, जबकि 50,000 से ज्यादा लोग बेघर भी हो गए थे। गुजरात सरकार के आतंकवाद निरोधी कानून को अब केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिल गई है। जानकारी के मुताबिक केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद अब गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल का कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि यूपीए सरकार ने इस प्रस्तावित कानून को 3 बार खारिज किया था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध निरोधक बिल 2015 को हरी झंडी दे दी है। वहीं अब मंत्रालय ने बिल को राष्ट्रपति के सचिवालय को भेज दिया है। गौरतलब है कि इस बिल को पहली बार गुजरात सरकार ने 2001 में पेश किया था, जब पीएम मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का विवादित बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अगर उनकी उत्तराधिकारी महिला हो तो उसका बेहद ही खूबसूरत होना जरूरी है। अगर वो खूबसूरत नहीं हुई तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगी। जी हां, उन्होंने ये बात बीबीसी को दी एक इंटरव्यू में कही। खबरों की माने तो उन्हें करीब 10 साल पहले एक फ्रांसीसी जर्नलिस्ट को दिए गए इंटरव्यू में कही बात को याद करते हुए इसे दोहराया था। दलाई लामा ने बीबीसी से कहा कि महिलाओं को ज्यादा अहम जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। इंटरव्यू लेने वाली महिला दलाई लामा का जवाब सुनकर हैरान भी रह गई थी। उन्होंने दोबारा पूछा, बेहद खूबसूरत होना चाहिए? तब दलाई लामा ने जवाब दिया, बिल्कुल, वरना लोगों पर उसका असर नहीं पड़ने वाला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।